बाबू, थ्योरी की नहीं समझाए? थ्योरी समझाए हैं, फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए 12th में आपको पढ़ना क्या है, जो सीयूटी से आएगा, बोर्ड से आएगा। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको आएगा सबसे फर्स्ट में, कंडीशनल, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडिशन थ्योरम जो पढ़ाए हैं 2 केस में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो आएगा। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगा, बेस थ्योरम आएगा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, ये आपको 4-5 टॉपिक आएगा। और जो पीछे जो सब थ्योरी लिखे थे, पी ए कंडीशनल, बी ए यूनियन बी, पी ए डैश वाला, उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, वही वाला सैटरडे को हम लोग कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको बाबू पहले जानते होंगे कि अगर आपको जहां 2 या 2 से ज्यादा बीच में ओवर बोलना पड़ता है, या वहां पर हम लोग जोड़ना पड़ता है, और जहां पर एंड बोलना पड़ता है वहां पर गुना करना पड़ता है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में एंड का जो सिंबल होता है वो इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट होता है, और यहाँ का जो सिंबल होता है वो यूनियन से डिनोट होता है। तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाबू ऐसा पढ़ चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि पी ए कंडीशनल बी का वैल्यू आपको याद होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा बी हो चुका है तो बटा पी बी ना बाबू। तो यहाँ से ई वाला वैल्यू निकालेंगे, ई वाला, तो ई निकालेंगे तो पी बी भागा में इधर आएगा बाबू, तो गुना में हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बाबू ये पी ए कंडीशनल बी अब इतना इनटू पी बी। देखिए वही यहाँ लिखे हैं, ये आपको पहले जानते हैं, पी ए कंडीशनल बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी होता है। और यहाँ से ये वाला वैल्यू निकाले हैं पी ए का इंटरसेक्शन बी, पी बी जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो पी बी इंटू पी ए कंडीशनल बी, या तो इसको कोई उल्टा भी लिख सकता है, पी ए इंटू पी बी कंडीशनल ए। देखिए तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए का भी प्रोबेबिलिटी एंड बी का प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये बहुत 2 सिचुएशन में अप्लाई होता है कि जब घटना एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट हो। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब इवेंट डिपेंडेंट रहता है तो अगला इवेंट का चर्चा करना रहता है, जिसका मैंने उसको मैंने बोलना पड़ेगा उसके बारे में। जैसे आपको हम फादर पर आप डिपेंडेंट हैं तो आप फादर का चर्चा कीजिएगा, ठीक है, कि पापा पैसा देंगे तो हम आपको दे देंगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मैंने अगला का चर्चा हो रहा है मतलब डिपेंडेंट है। तो ये देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो डायरेक्ट पी ए इंटू पी बी है, पी ए इंटू पी बी है, कहा इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, और जहां पर एंड लगता है वहां पर हम लोग को गुना देना पड़ता है। तो पी ए इंटू पी बी है, लेकिन किसका चर्चा हो रहा है बाबू, ए का चर्चा करना पड़ रहा है। तो ए का चर्चा करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये कब अप्लाई करेंगे, जब इवेंट आपका डिपेंडेंट रहेगा। फिर या तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, लेकिन बशर्ते कौन हो चुका है, बी हो चुका है, तो बी का चर्चा यहाँ भी हो रहा है, तो बी का चर्चा यहाँ भी हो रहा है, इसका मतलब बी का चर्चा करना पड़ रहा है। मतलब ये दोनों चीज बाबू डिपेंडेंट के केस में अप्लाई होगा। लेकिन जब इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट मतलब किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम अगला का चर्चा करेंगे। हमको शाहरुख खान से कोई लेना देना नहीं, तो हम शाहरुख खान का चर्चा करेंगे। हमको कोई पैसा मांगा, मगर मालिक मांगेगा तो क्या बोलेंगे, शाहरुख खान दे देगा तो हम दे देंगे। शाहरुख खान से हमको क्या लेना देना है, मैं उसका चर्चा नहीं करें, मैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं। देखिए तो डायरेक्ट इफ इवेंट आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, अगला का चर्चा नहीं होगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू काहे इंटू हो रहा है, कहा यहाँ एंड है, जहां एंड बोलना पड़ता है वहां पर गुना देना पड़ता है। जब यहाँ यूनियन था तो वहां पर पी ए प्लस पी बी था, तो जहां पर यूनियन, जहां पर एडिशन थ्योरम अप्लाई होता है वहां भी 2 सिचुएशन में अप्लाई होता है, लेकिन वहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। लेकिन जब आपको एंड रहेगा इंटरसेक्शन, तो यहाँ भी 2 सिचुएशन में अप्लाई होगा, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में चर्चा कीजिएगा अगला को, और इंडिपेंडेंट रहेगा तो डायरेक्ट पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होगा, या तो इसी को पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 इवेंट रहेगा तो डायरेक्ट पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी हो जाएगा। ठीक है, 3 इवेंट के इंडिपेंडेंट रहेगा, तो ये लिखा हुआ था। चलिए ठीक है, देखिए हम आपको बहुत पिछले दिन छुट्टी देते एक साथ कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे ग्रुप में। हाँ, आगे टाइम पूरा छुट्टी देकर ऑफिस में गए, पूरा क्वेश्चन सेंड किए थे। तो आगे थोड़ा सा हम उसी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे काम करेंगे। देखिए इसका अटेंड किए थे क्या, जो क्वेश्चन सेंड किए थे, नहीं कर पाए थे। देखिए आगे इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन लिखिएगा बाबू, लेट E1 and E2
E1 and E2 be the event such that P E1 बराबर 1/3 and P E2 बराबर 3/5। तो आपको बाबू फाइंड निकालना है ये 1 नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन U2 when E1 and E2 are mutually exclusive। और दूसरा नंबर में बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन U2 when E1 and E2 are independent। देखिए E1 और E2 बाबू दो को इवेंट दिया हुआ है। P1 कितना बाबू 1/3, P2 है 3/5। तो यहां से ये निकालना है, ये P E1 यूनियन U2 निकालना है। U2 देखिए यहाँ भी हम बोल रहे हैं बाबू कि यूनियन जब रहता है तो वहां याद होता है, और जब यूनियन होता है तो दो केस में अप्लाई होता है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता है तब, जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता है तो। लेकिन जहां इंटरसेक्शन रहेगा तो वहां पर भी दो केस में अप्लाई होता है, लेकिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का चर्चा चलेगा। तो E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो P E यूनियन E2 का वैल्यू फार्मूला बता सकते हैं, P E1 प्लस P E2 ऐसा होता है। P ये E1 इंटरसेक्शन U2 लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए याद होगा थोड़ा हल्का फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए बताए हैं बाबू। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो इसी का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो कितना हो जाता है बाबू 0। कहा है कि E1 इंटरसेक्शन E2 5 हो जाएगा, और जब 5 आ जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो खाली बचेगा कितना बाबू इसका वैल्यू P E1। तो P E1 में 1/3 प्लस ये 3/5, तो इसका एलसीएम बाबू 15 होगा, तो 3×5 15 और 3×3 9, ये 14/15 आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता रहेगा तब, ठीक है। हाँ, और दूसरा नंबर में क्या निकालना है, ये सब बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं। इसका वैल्यू बाबू इंडिपेंडेंट के केस में, तो इंडिपेंडेंट के केस में अगला का चर्चा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो डायरेक्ट P E1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? P E1 गुना P E2 ना बाबू, अभी जो थ्योरी बता रहे थे उसी पर है। तो P E1 आपका 1/3, खाली कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। बाकी हम लोग सैटरडे को जो क्लास है उसमें कोई नया कुछ नहीं बचेगा, टॉपिक ही नहीं बचेगा, ठीक ना। मैंने कुछ मैटर को लेकर के, मैंने कुछ एक बात को लेकर के जो भी है उसका 60% क्या बोलता है, वो सही बोलता है, ठीक है। मैंने 60% मनु जब बोलता है ना तो उसका बात 60% क्या होता है, सही होता है। और B कोई दूसरा आदमी है, वो उसी टॉपिक पर बात करता है तो उसका कितना % बात सही होता है? 90%। जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे बोले कि मान लेते लूडो हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम बोले कि इस पर 4 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, तो ए जब बोलता है ना तो 60% चांस है तू क्या हो रहा है, सही। लेकिन बी जब बोलता है ना कि 4 आ जाएगा तो उसका 90% चांस है, मैंने जो भी बोल रहा होगा उसका 90% चांस है तू बात सही हो जाएगा। फिर बाबू 10% बी का गलती होने का चांस है, और ए का गलत होने का चांस कितना है? 40%। मैंने उसका कोई भी टॉपिक पर कुछ बात बोलता है तो उसका 60% केस में उसका बात सही हो जाता है। फिर बाबू अभी कोई टॉपिक उसी टॉपिक पर बात करता है तो उसका 90% केस में उसका बात क्या होता है? सही होता है, ठीक है बाबू। हाँ, तो कह रहा है इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट मतलब समझते हैं क्या होता है? लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट। कंट्राडिक्ट मतलब अपोजिट बोलना, माने दोनों का बात मैच नहीं करना चाहिए। जैसे हम बोले कि 4 आवेगा, इस बार 4 आवेगा, तब मेरा बात सही होना चाहिए, अगला का बात क्या हो जाना चाहिए? गलती हो जाना चाहिए। माने अगर मेरा बात सही हो रहा है तो अगला का गलती हो जाना चाहिए, अगर उसका बात सही हो रहा है तो मेरा गलती हो जाना चाहिए। अब बी बोला अगला बार नहीं, बी बोला 6 आ जाएगा, तो बी 6 बोला तो उसका बात सही हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा बात गलत, अपोजिट बोलना होता है। माने दोनों का बात मैच नहीं करना चाहिए। माने हम अगर सही बोले तो अगला गलती बोल जाए, और वो अगर सही बोले तो हम गलती, मेरा बात गलत हो जाए। ओके, कंट्राडिक्ट माने विरोधाभास होता है, मेरे दूसरा को विरोध करना चाहिए। विरोधाभास समझते हैं ना, विरोधाभास विरोध करने वाला,
ठीक है बाबू। देखिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको देखिए। देखिए ऐसा है बाबू, लिखेंगे ये लिखेंगे ये इवेंट मान लेते क्या है बी मान लेते हैं, ठीक है। लेट इवन E2 मानिए, इवन इज द इवेंट, इवन को इवेंट है दैट सो ए स्पीक ट्रूथ, माने ए का सही बोलने वाला घटना को हम क्या बोले अपने तरफ से, इवन बोले, मैंने कुछ मान सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और E2 मान लिए, E2 इज द इवेंट दैट सो बी स्पीक ट्रूथ, माने बी का सही बोलने वाला घटना को हम क्या माने बाबू, E2 मान लिए, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये P1 अगर कोई पूछेगा ना, P1 माने P1 सही बोलने वाला घटना को हम E1, तो ये कितना चांस है कि सही बोल रहा है। हाँ, ये 60% है, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो 60/100 करना पड़ेगा। परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी लाने के लिए 100 से भागा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर ही परसेंटेज पूछ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ला कर उसको 100 से गुना कर दिया परसेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब E2 माने बी का सही बोलने का घटना, तो बी कितना परसेंटेज में सही बोल रहा है, 90%, तो सही बोलने का बी का चांस कितना हो गया, 90% हो गया। वही मैंने परसेंट नहीं बोल तो प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, तो 90/100, तो 90/100 का मतलब 9/10, 9/10 चांस है बी को सही बोलने का, और 3/5 चांस है ए का सही बोलने का, ठीक है बाबू। हाँ, लिखेंगे डियर फॉर probability that A and B contradict each other क्या होगा, देखिए कंट्राडिक्ट माने विरोधाभास होता है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि आपका E का बात इसका A का बात सही हुआ, तो B का बात क्या हो जाना चाहिए, B का बात गलत हो जाना चाहिए। ये आपका E2 नॉट लिखे हैं वार दे करके, तो उस तरह का सिंबल का मतलब पहले बता चुके हैं कि वार लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, तो उसका मतलब नहीं होने का होता है, ठीक है। तो E सही बोल रहा है, तो E क्या बोल रहा है, गलत बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ, गलत बोलना चाहिए। इसको हम थोड़ा लैंग्वेज भी लिखते क्या समझने के लिए, रुक जाइए। मान लेते हैं कि आप 1 महीना बाद उसको देखिएगा, जिसको थोड़ा सा हम उसका भी ख्याल थोड़ा कर लेते हैं। कंट्राडिक्ट ईच अदर में आपको ऐसे होगा, इतना बराबर if A speak truth and B speak false ना बाबू। देखिए A अगर सही बोलेगा तो एंड क्या होना चाहिए, B गलत, माने ए सही बोलना चाहिए एंड बी गलत बोलना चाहिए, या इसका उल्टा भी हो सकता है, बी सही बोले तो ए का बात गलत हो जाए, तो ये तो विरोधाभास हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ और होगा कि एंड होगा, या होगा, माने ए सही बोल दे एंड बी गलती बोल दे, या ए बी सही बोल दे ए गलती बोल दे, समझ रहे ना। थोड़ा लैंग्वेज लिख दे रहे, थोड़ा सा आगे पीछे देखिएगा ना 10 तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो या फिर यहाँ लिखेंगे इफ बी स्पीक ट्रूथ है बाबू, बी स्पीक ट्रूथ एंड ए स्पीक फॉल्स, ये समझ में आ रहा है। दोनों का बात विरोधाभास तब होगा जब ए सही बोले एंड बी गलती बोल दे, या बी सही बोले तो ए गलत बोलते, इसी को हम लिखे ना। देखिए ए का सही बोलने का घटना को कैसे माने हैं, इवन से, तो P1 यहाँ एंड है, इसके बीच में एंड है, तो क्या करना पड़ेगा, गुना। कोई एंड कहा है कि ए सही बोलेगा एंड बी गलती बोलेगा तब कंट्राडिक्ट होगा, ठीक है। ए सही बोलेगा या बी गलत बोलेगा तब कंट्राडिक्ट नहीं, दोनों को बोलना पड़ेगा। मेरा बात सही होना चाहिए एंड
अगला का बात गलत हो जाना चाहिए। हाँ, अब इसका फॉल्स बोलने का, सही बोलने का E2 है, इसका फॉल्स बोलने का क्या होगा? हाँ, E2 नॉट में हो जाएगा, नॉट। और OR है तो जहाँ E है यहाँ OR है, तो यहाँ OR के बदले प्लस देते हैं तो फिर यूनियन देते हैं, यूनियन, ठीक है, यूनियन, यूनियन या प्लस, ठीक है, यूनियन प्लस में लिख देते हैं। और ये वाला बोलिए +1 कर लो, प्लस कर लो। और ये वाला बोलिए वाला, इसमें क्या होगा सर? P E2 सही बोलने का E2 है, और एक का गलती बोलने का कितना हो जाएगा? P E1 नॉट हो जाएगा, ऐसा होगा। कहने से यूनियन आप प्लस आगे समझा ना, यूनियन के ब्रैकेट में प्लस दिए समझाने के लिए, OR आता है तो हम जोड़ देते हैं यूनियन। ओके, चलिए अब हो गया, ओके दिखा दिया तो हो गया। देखिए यही सब संडे को करेंगे, सैटरडे को करेंगे, पूरा एक बार पूरा कंप्लीट सबका करेंगे, टोटल टॉपिक हमारी प्रोबेबिलिटी वाला का। देखिए PE1, तो E1 का यहाँ पर है, E1 है बाबू 3/5 गुना PE2 नॉट, तो E2 नॉट, तो यहाँ इसका गलती बोलने का चांस कितना होगा? 1 में से सही बोलने वाला घटा देंगे, 10% चांस है, कितना, ठीक ना। और प्लस PE2 9/10 इंटू PE1 नॉट 1 माइनस 3/5, ऐसा आ रहा है। कोई दिक्कत बाबू? नहीं, इसका आंसर 42% आएगा, परसेंट में पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको आ रहा है बाबू 3/5 गुना, घटाने को 10 में से 9 गया, 1/10 प्लस, फिर यहाँ पर आपको आ रहा है 9/10 गुना 5 में से 3 गया, 2/5 ना बाबू, 2/5। एलसीएम का है काटो, एलसीएम कितना ले लीजिए? 50, तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, 9 गुना 18, तो 18 3 21/5। तो परसेंट में पूछ रहा था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, इनवर्ट परसेंटेज, ठीक है ना। हाँ, तो रियल फॉर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बाबू? परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज आने के लिए 21/50 को 100 से गुना करेंगे बाबू, तो यहाँ 50 दूनी के 100, 21 गुना 42% चांस है कि 42% चांस है कि दोनों एक दूसरा का विरोधाभास करेगा। मतलब हम सही बोले तो उसका बात क्या हो जाएगा? गलती। वो सही बोला कि मेरा बात गलत हो जाएगा, उसका 42% चांस है। स्टूडेंट्स अपीयर हो रहा है अभी, तो अभी इसका नाम है फॉर 2 वैकेंसी, 2 वैकेंसी भी है उसमें, 2 वैकेंसी है, तो 2 बच्चे शामिल हो रहा है इन ए कंपनी, मतलब किसी कंपनी में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित सिलेक्शन इज 1/5। अमित का सिलेक्शन का चांस कितना है? 1/5, और निशा का सिलेक्शन का चांस 1/6 है। दोनों का मैंने अलग अलग सिलेक्शन कितना होगा वो दिया हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, मतलब क्या चांस है कि दोनों का दोनों सिलेक्ट हो जाए, पहला क्वेश्चन। दूसरा में कह रहा है वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, माने दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे निशा सिलेक्ट करे चाहे अमित सिलेक्ट करे, माने एक ही बच्चा सिलेक्ट होने का क्या चांस है। और यहाँ कह रहा है नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, माने दोनों में से कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सब इन्हें आंसर लिखे तीनों का। इसमें 3 क्वेश्चन सिंगल के लिए, एक क्वेश्चन है, 3 को क्वेश्चन माने है। थोड़ा सा 2 मिनट देखिए आप क्या करते हैं, फिर हम तो बता ही रहे हैं। ऊपर दोनों का चांस दिया हुआ है अलग अलग कितना है, तो नीचे कह रहा है कि क्या चांस है कि दोनों का दोनों सेलेक्ट हो जाए, अमित भी सेलेक्ट हो जाए, निशा भी सेलेक्ट हो जाए, उसका क्या चांस है। दूसरा नंबर कह रहा है कि एक ही बच्चा सेलेक्ट करना चाहिए, चाहे अमित सेलेक्ट हो चाहे निशा सेलेक्ट हो। इस लड़का आदित्य से काम है, सॉल्यूशन में लेट ए इज द इवेंट, A is the event of selection of अमित। अमित का सिलेक्शन वाला घटना को क्या मान रहे हैं? ए, कुछ मान लेते हैं ठीक ना। हाँ, और बी मान लेते हैं, क्यों नहीं निकालना है। तो बी इज द इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ निशा, निशा का सिलेक्शन वाला घटना को हम बी मान रहे हैं। तो ए का अमित का सिलेक्शन का चांस कितना दे रहे हैं? 1/5। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पीए देन है, पीए प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित का सिलेक्शन का चांस 1/5 देन है, और निशा का सिलेक्शन का चांस कितना देन है? 1/6। इसे रिलेट कर दिया तब ना मैथमेटिक्स रिलेट होगा। हाँ, जैसा भी हुआ टू मान से कुछ मान सकते हैं, ठीक है बाबू। देखिए अब 1 नंबर में कह रहा है बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, मतलब दोनों का दोनों सिलेक्ट होना चाहिए। तो 1 नंबर में कह रहा है बाबू, 1 नंबर में दोनों का दोनों सिलेक्ट होना चाहिए। बोथ ऑफ देम
both of them are selected. Selected इसका मतलब ये हुआ कि डेट मीन्स, रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं, हम बाबू इंटरसेक्शन का मतलब समझा दिए, यूनियन का मतलब भी समझा दिए, इसका थोड़ा सा मतलब खाली फिर से गुनगुना जाइए। एंड ए अमित भी सिलेक्शन होना चाहिए एंड निशा भी होना चाहिए, वही तो कहा है, दोनों सेलेक्ट होना चाहिए। हाँ तो इसका मतलब तो हम पहले ही बता दिए थे एंड। अब बताइए यहाँ दोनों का दोनों जो इवेंट है, अमित का सिलेक्शन और निशा का सिलेक्शन, वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। अमित का सिलेक्शन और निशा का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। वो का नहीं लिखा है, वो लिखा नहीं रहेगा, बहुत जगह लिखा भी रहता है, वो खुद से आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग दो स्टूडेंट, दो आदमी कहीं पर सिलेक्शन इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू देने गए तो हो सकता है कि हम रात भर मेहनत करके आए होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे, तो अगला रात दिन सोता हुआ उसका क्या मतलब है? अगला हो सकता है पान खा के आया होगा, हमको क्या मतलब उससे? कहीं दारू पी ले होगा, हमको क्या मतलब उससे? कोई मतलब? अरे बाबू दारू पी कहता हो, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? उसका नहीं होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, हमको क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऐसे सोचने की बात है। यहाँ जो दोनों इवेंट है वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। ठीक है बाबू, कहीं पर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है और बहुत जगह पर पढ़ के आपको कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा कि जो घटना हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। ओके हाँ, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ऐसा थोड़ा सा कि हेयर बोथ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, लिख देते हैं, ठीक है। हेयर बोथ इवेंट्स A and B are independent. इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो बताइए इसका भी फॉर्मूला लिखे थे, क्या लगाओगे? डायरेक्ट पी इंटू पीवी ना, अगला का चर्चा पर्चा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो इसका डायरेक्ट बाबू हो जाएगा पी ए इंटू पी, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ से पी ए का यहाँ डेल है, तो 1/5 इंटू 1/6 तक कितना हो जाएगा बाबू? 1/30 चांस है कि दोनों का दोनों सेलेक्ट हो जाए। और यहाँ कह रहा है ओनली, दूसरा काम कह रहा है ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, माने दोनों में से कोई एक ही को सेलेक्ट होना चाहिए। तो एक को सेलेक्ट होना चाहिए, कौन सेलेक्ट होना चाहिए नहीं लिख रहा, ये नहीं बोल रहा, मैंने कोई दोनों में से कोई एक ही बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। मैंने हम सेलेक्ट हो जाए, अगला खत्म, और वो अगर सिलेक्ट हो जाए तो हम खत्म, तभी ना एक सिलेक्ट होगा। मैंने हम अगर सिलेक्ट हो रहे हैं उसका नहीं होना चाहिए, वो सिलेक्ट हो रहा तो मेरा नहीं होना चाहिए, तभी नहीं वो सिलेक्ट होगा। हाँ तो लिखेंगे ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दैट मींस इफ, इसको लैंग्वेज लिखना में, इफ अमित इज selected and Nisha will not select, या यहाँ अमित का सिलेक्ट होगा तो निशा सिलेक्ट नहीं होगी, या इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, निशा इज सिलेक्टेड and अमित will not select ना बाबू, will not select, ये समझ रहे हैं क्या लिखते हैं बाबू? हाँ will not select। देखिए दोनों हो सकता है कि अगर अमित का सिलेक्शन हो तो निशा सेलेक्ट नहीं करेगी, या अगर निशा सेलेक्ट होगी तो फिर अमित सेलेक्ट नहीं होगा, तभी ना कोई एक सिलेक्ट होगा। चलिए तो दिक्कत होगा पूछ भी लीजिएगा। देखिए तो यहाँ से बाबू इसका हमको लिखेंगे आपको इतना बराबर, देखिए अमित सेलेक्टेड, तो अमित का सिलेक्शन का घटना को क्या लिखे हैं? पी ए। अगर अमित सेलेक्ट करे तो निशा सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो निशा वाला को तो हम बी लिखे हैं, लेकिन उसका सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, निशा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो पीबी वार, पीबी नॉट, नहीं सिलेक्शन का, नॉट अक्रेंस। हाँ या का मतलब प्लस होता है बीच में, बोलिए यहाँ क्या गुना दिए हैं, कहा यहाँ दोनों हम सेलेक्ट करें तो अगला नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एंड है, लेकिन इसके और इसके बीच में क्या है? और है या, और आगे क्या? आगे पीबी होना चाहिए, तो इतना इंटू पी ए नॉट होना चाहिए। समझ पा रहे थोड़ा सा? पीबी इंटू पी ए नॉट ना बाबू,
देखिए यहाँ अमित सेलेक्ट हो रहा था, निशा नहीं, वहां पर निशा सेलेक्ट हो रहा था, अमित नहीं। क्या चलिए, तो पीए कितना लिखे सर? पीए लिखे 1/5 गुना पीवी नॉट कैसे निकालते हैं? 1 - 1/6। और पीवी फिर लिखते हैं 1/6 पीए नॉट 1 - 1/5। यहाँ से बाबू 1/5, यहाँ से 6 में से गया 5/6 और यहाँ 1/6, यहाँ पर 5 में से गया 4/5 ना बाबू। एलसीएम एक्टिव वाले ये काटियो कि नहीं 30, यहाँ पर 5 का 5 रहेगा और 4 का 4 रहेगा, 9/30 ऐसा है 9/30 9/30 ओ सॉरी 3/10 लिखा हुआ है, आंसर मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो आंसर में 3/10 लिखा हुआ है वहाँ पर काट जाएगा तो कितना आएगा वो? ये आपका 3/10 आ जाएगा। ऐसे भी 9/30 आंसर नहीं हो सकता था, 3/30 भी नहीं हो सकता था। कहे कि काट के जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है वो फाइनल आंसर में रहता है। तो 3/30 को कीमत 1/10 दिखता है, ठीक ना। तो इससे समझना चाहिए कि आंसर में लिखने में क्या हो चुका है, मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। 3/30 कहीं ना सकता है मैथ में, उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। S1 and S2 with the two switch and their probability of working we given by PS1 4/5 है, PS2 9/10 है। Find the probability that current flow from terminal A to B, A to terminal B माने A से B तक धारा फ्लो कर रहा है करंट when S1 and S2 are installed in series। इस तरह से सीरीज में S1 और S2 इंस्टॉल किया गया है, ठीक बाबू। तो क्या चांस है कि A से B तक करंट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। वही लिख रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, लिखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट करंट फ्लो फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, माने टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक करंट फ्लो करने का चांस क्या है। क्वेश्चन क्या कर बाबू कि S1 का काम करने का स्विच का जो काम करेगा जो चांस है वो 4/5 है और S2 का जो काम करने का जो चांस है वो आपको 9/10 है। तो कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि जो करंट है वो ए से बी तक क्या कर जाए, फ्लो कर जाए। तो ए से लेकर बी तक फ्लो करने के लिए सोचिए जिस तरह का सीरीज आपको दिख रहा है उसमें आपको S1 भी बंद होना चाहिए और S2 भी बंद होना चाहिए, माने S1 भी काम करेगा S2 भी काम करेगा, दोनों का दोनों स्विच बंद रहेगा तब जाके यहाँ से यहाँ तक आपको करंट फ्लो करेगा। खाली वाला बंद कर देंगे ये खुला रहेगा तो वहां तक धारा पहुंच सकता है लाइन नहीं, खाली वाला खोल देगा वो वाला बंद कर देंगे तो लाइन पहुंचेगा ऐसे भी तक। तो ए से बी तक लाइन आपको पहुंचना चाहिए, ठीक बाबू। हाँ तो इसको भी ऑन करना पड़ेगा, इसको भी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं लिखेंगे फॉर करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी when switch S1 and S2 both are closed ना बाबू, both are closed। क्लोज का मतलब वर्किंग, क्लोज मतलब वर्किंग मान दोनों का दोनों काम करना चाहिए, तो काम का मान दोनों का दोनों बंद रहेगा, ठीक है। हाँ देखिए तो इसका मतलब कि दैट मीन्स ये P S1 इंटरसेक्शन S2 ना, हाँ S1 इंटरसेक्शन S2, इंटरसेक्शन का मतलब S1 भी काम कर रहा है एंड S2 भी काम कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। PS1 गुना PS2, S1 S2 डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। इसको खोल के रखने से क्या फर्क पड़ेगा, कहीं थरथराने लगेगा, ठीक है कि हाँ क्या इधर खोलेगा ऐसा होगा क्या, नहीं अपना अपना तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो S1 PS1 into PS2, तो PS1 कितना देर है 4/5 और PS2 कितना देर है 9/10। ये आपको कैसे का बाबू 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो 9 दूना 18 बटा कितना आ जाएगा बाबू 25 आ जाएगा। 18/25 चांस है कि जो करंट वो ऐसे बी तक फ्लो हो जाएगा, ठीक करना चाहिए। उसका क्या चांस है ए से बी पर फ्लो करने के लिए, ए से बी तक यहाँ फ्लो करने के लिए S1 क्लोज होना चाहिए या S2 या फिर दोनों भी रहेगा तो खाली इहू क्लोज होगा ना, यहाँ से देखिए लाइन वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। इहू खाली ऊपर वाला खुला भी रहेगा नीचे वाला बंद कर देंगे तो लाइन ऐसे आएगा, लाइन पहुंच जाएगा,
सर ना, और दोनों बंद करेंगे ये लाइन पहुंच जाएगा। बनाना है कैसे कीजिएगा, करंट फ्रॉम ए टू बी एट लीस्ट वन स्विच S1 और S2 और S2 वी क्लोज। मतलब करंट फ्लो करने के लिए से बी तक कम से कम एक स्विच क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन स्विच। एटलीस्ट वन में दोनों भी आता है। हम बोले कि कम से कम एक बच्चा आइए, अब दोनों बच्चे उठ कर क्या गया, मारने लगेंगे, डांट सकते हैं? नहीं डांट सकते हैं। हम बोले कम से कम एक बच्चा आइए, दोनों आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लो करंट फ्लो करने के लिए एटलीस्ट वन स्विच S1 और S2 भी क्लोज, माने एटलीस्ट वन स्विच माने कम से कम एक स्विच S1 S2 क्या होना चाहिए, क्लोज। अब कम से कम एक, तो कम से कम एक में दोनों हो सकता है, लेकिन एक जरूर क्लोज होना चाहिए, चाहे S1 क्लोज हो जाए चाहे S2, ये तो दोनों क्लोज हो जाए। ऐसे सोचिए ना कि हम बोले कि कम से कम एक बच्चा था साहब को, कम से कम एक बच्चा, देखिए 3 को आ गया, कुछ नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो बोले क्या बोले थे आप, कम से कम एक, ज्यादा थोड़ी बोले थे। ठीक है, कम से कम एक, ठीक है बाबू। हाँ, इसका मतलब देखिए, जब हम आपको नोटेशन का मतलब बताए थे, नोटेशन का मतलब तो यहाँ देखिए शायद होगा, बोर्ड पर नहीं होगा, नोटेशन ये नोटेशन, हाँ आएगा नहीं क्या। हाँ देखिए बाबू, A union B denotes the event of occurrence of at least one event, A या B, है ना। तो A union B क्या शो करता है, एटलीस्ट वन, A चाहे B, एटलीस्ट वन। इंटरसेक्शन दोनों को शो करता है, दोनों को होने का। यहाँ एटलीस्ट वन सब बता दिए हैं, पीछे लिखवाए हैं, तो यहाँ से एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन में यहाँ पर क्या करें बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर P S1 यूनियन S2 ने सर, हाँ, तो इसका वैल्यू क्या होता है बोलिए, P S1 प्लस P S2 माइनस P S1 इंटरसेक्शन S2। ठीक है, हाँ, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता तब ये वाला खत्म हो जाता। बोली का है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि बंद होगा तो ये हट जाएगा, अभी बंद करें तो हट जाएगा, नहीं, दोनों एक साथ बंद हो सकता है, दोनों एक साथ बंद हो सकता है। ठीक है, जब दोनों का दोनों एक साथ अपीयर होता है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो इसको लिखना पड़ जाएगा आपको। ओके सर, एडिशन थ्योरम, हाँ, थोड़ा सा थ्योरी मान के रखना पड़ेगा बाबू, ऐसे नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी में देखिए आपको काम दूसरा तरह का है। तो PS1 कितना हो जाएगा, 2/3। PS2 कितना है, 3/4 माइनस, इसका वैल्यू यहाँ से कितना लिख दे, इंटरसेक्शन का मतलब PS1 गुना PS2 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हाँ, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2/3 प्लस 3/4 माइनस PS1 कितना है, PS1 है 2/3 गुना PS2 है 3/4, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो यहाँ से आपको 2/3 प्लस 3/4 माइनस 1/2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 12। तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 6 12, 9 8 17, 17 में से 6 गया 11/12, ऐसे होगा। ये जो निकला उसका ही मीनिंग निकला। कम से कम एक स्विच क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, दोनों बंद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक धारा फ्लो करने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए कम से कम एक स्विच बंद होना चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट वन यूनियन से मिलता है।